हाँ, मैग्नेटिज्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और रह गए हैं, तो इसमें नेक्स्ट हमारा हेडिंग पड़ेगा इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये वही गैल्वेनोमीटर है जो हम लोगों ने करंट वाले चैप्टर में इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट में स्टडी किया था, और इसी गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट भी किया था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम इसको, मतलब मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर में भी हम इसको यूज़ करते हैं डिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए, मतलब डिफ्लेक्शन है या नहीं है ये जानने के लिए। तो अब हम उसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल देखने वाले हैं कि कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो इसका डायग्राम लेते हैं पहले। ये तो इसका एक तरह से थोड़ा इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन हमें जो बेसिक पॉइंट समझना है वो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम दिख रहा है? बोलिए। देखो ध्यान से। देखो ये जो राइट हैंड साइड पे डायग्राम बनाया हुआ है, हालांकि ये एमीटर का है, बट एमीटर और गैल्वेनोमीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन सेम है। बस फर्क ये है कि एमीटर में हम लोग केवल डिफ्लेक्शन एक साइड ही अलाउ करते हैं, दोनों साइड अलाउ नहीं करते हैं। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक बात ये है कि इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो इसका प्रिंसिपल बेस्ड है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, और उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ध्यान से देखना, ये हो गई कॉइल, या ऐसे कहना चाहिए करंट कैरिंग कॉइल। और इस करंट कैरिंग कॉइल में जब हम आई करंट पास करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये कॉइल जो है ये बिहेव करती है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। और जब हम मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टाउ इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा का टॉर्क लगेगा। ठीक है, और उस टॉर्क की वजह से ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, इसी कॉइल से कनेक्ट रहता है नीडल, और ये जो नीडल है ये स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। अब होता क्या है कि टॉर्क लगेगा तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी, बट हमें उसको चलाते थोड़े ना रहना है, हमें तो उसको रोकना भी है ना। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे नीचे ये एक स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्ट रहता है। और जब ये कॉइल घूमती है, सिलेंड्रिकल आर्मेचर घूमता है, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, और इस स्पाइरल स्प्रिंग भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब म्यू बी साइन थीटा का टॉर्क और स्पाइरल स्प्रिंग का टॉर्क, दोनों का टॉर्क बैलेंस हो जाता है, तो उस पॉइंट पे जाके वो नीडल रुक जाएगी। थोड़ा डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन देखना हो तो तुम्हारा राइट साइड वाले फिगर में बना हुआ है, देखो पहले ध्यान से। हम्म, खास बात इसमें ये है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो निकल के आएगा, इट इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा। ठीक है, म्यू का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो म्यू का वैल्यू होगा आई इंटू एरिया, तो इसको लिख देते हैं आई इंटू एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो ये एन आई ए, ये पूरा पूरा म्यू बन जाएगा, एन इंटू बी और इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा में एक खास बात है कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का सेलेक्ट करते हैं कि म्यू वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल रहे वो हमेशा 90 डिग्री रहे। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री में जो खास बात है वो ये है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ensures, radial magnetic field ensures that mu vector is always perpendicular to b vector। ठीक है, तो ये जो टॉर्क निकल के आता है उसकी वैल्यू आ जाती है एन ए बी और इंटू आई, स्मॉल आई कर दो। ठीक है, और तुम ध्यान से देखो तो ये जो टॉर्क है ये करंट आई के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा डायग्राम है, इससे समझ सकते हैं।
ये देखो, देखो ये जो कॉइल तुमको दिख रही है, ध्यान से देखना, तो इस कॉइल का जो म्यू वेक्टर होगा, तुम ध्यान से देखो, तो क्या इसका म्यू वेक्टर कॉइल के परपेंडिकुलर होगा? तो कॉइल का म्यू वेक्टर, और इस वक्त कॉइल जिस भी, कॉइल का कोई भी लोकेशन हो, कोई भी एंगल पे हो, तुम ध्यान से देखो, कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन काम आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी यही वाली होगी। जो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसके कांटेक्ट में, वो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली बनेगी। देखो ध्यान से, तुम बनेगी क्या? तो एक बात जो हमें यहाँ ध्यान से समझनी वो ये, कि म्यू वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। मतलब अगर कॉइल घूमेगी तो वो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम यही है कि म्यू वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे रहे। तो जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड नहीं करे, टॉर्क जो है वो करंट पे डिपेंड करे। बोलिए, ये बात क्लियर है यहाँ पे? तो भाई, ठीक है ना, वो जो मैग्नेट लिए जाते हैं वो सीधे सीधे फेस के नहीं है, उनका जो कर्व्ड सरफेस है एक तरह से, तो वो कर्व्ड सरफेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो बनी हुई है इस तरह से आएंगी। तो इन मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से क्या हुआ कि म्यू वेक्टर और बी वेक्टर, मान लो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो सपोज कॉइल यहाँ आ गई, तो कॉइल यहाँ आ जाएगी तो म्यू वेक्टर इधर हो जाएगा, लेकिन फिर मैग्नेटिक फील्ड ये वाला लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड और म्यू वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और यही इस यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की खास बात है बस। ठीक है ये पॉइंट। तो when coil rotates by angle theta, it is balanced by spiral spring। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग टॉर्क। तो बैलेंसिंग टॉर्क की वैल्यू बनेगी, बैलेंसिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। इसमें सी को हम लोग बोलते हैं, सी को हम लोग टॉर्जनल कांस्टेंट बोल सकते हैं। टॉर्जनल कांस्टेंट याद है पहले जो आया था? क्यों भाई? यस सर। टॉर्जनल कांस्टेंट कहाँ पे आया था? जहाँ पे हम वायर को ट्विस्ट करते हैं और ट्विस्टिंग की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे वो स्पाइरल स्प्रिंग जो है वो ट्विस्ट हो रहा है। तो जब स्पाइरल स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेगा, और जब बैलेंस कर लेगा तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि एन ए बी इंटू आई विल बी इक्वल टू सी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक चीज निकल के आएगी कि थीटा इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी और इंटू आई। ठीक है ना, तो तुम ध्यान से देख लो कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन इट। मैंने कहा था कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें ये प्रॉपर्टी आएगी निकल के, तो वो फिलहाल कैसे निकल के आ रही है, ये सारी बातें क्लियर है? देख लो एक बार, कुछ डाउट है पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, इसको हम लोग एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, चाहो तो इसको कांस्टेंट के लिख दो। ठीक है, एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि कितने करंट पे ये इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है। देखो सेंसिटिविटी से मतलब ये है कि हमने इंस्ट्रूमेंट में करंट पास की, और करंट पास करने से उसका डिफ्लेक्शन आया, तो जितने कम करंट में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, हम कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी का सिंपल मतलब ये, तुमको किसी ने एक थप्पड़ मारा, तुमने कुछ नहीं कहा, तो यू आर लेस सेंसिटिव। किसी ने तुमको एक जड़ा, तुमने चार पांच जड़ दिए, तो यू आर मोर सेंसिटिव। तो वैसे ही है गैल्वेनोमीटर में भी। गैल्वेनोमीटर में जब हम लोग करंट पास कर रहे हैं तो जो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, अगर डिफ्लेक्शन कम आ रहा है देन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लेस सेंसिटिव। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा हाई सेंसिटिविटी का होना चाहिए। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर सेंसिटिविटी लिखना हो तो इट इज सिंपली आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर ये एमीटर की तरह काम कर रहा है तो आउटपुट क्या है? आउटपुट है एंगल थीटा, और इनपुट क्या है? इनपुट करंट है। तो थीटा अपॉन आई का जो रेशियो है, थीटा और आई का जो रेशियो है, इट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, और ये बन जाएगा इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। ठीक है, तो अगर हमें इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? क्लियर है अब ये बात?
नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया ऑफ कॉइल इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, या फिर जो स्पाइरल स्प्रिंग है वो लेस स्टिफनेस का ले सकते हैं। ठीक है ना। टॉर्जनल कांस्टेंट है वो बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट्स स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, रिप्रेजेंट्स स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और अगर यही गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह काम कर रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में भी इसी तरह से लिखेंगे दैट इट इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन ध्यान रखना वोल्टेज के केस में इनपुट करंट नहीं होगा, इनपुट जो होगा वो वोल्टेज होगा। और अगर इनपुट वोल्टेज है तो उसको हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। तो ये वैल्यू निकल के आएगी NAB अपॉन C इंटू आर। ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा कॉइल का। भाई जैसे नंबर ऑफ टर्न 4 हैं, तुमने 8 कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस भी तो कॉइल का डबल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स और रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ये ध्यान रखना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं करेगी, करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। ध्यान नहीं की बात, बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने इसमें ये बोला है कि जैसे ये नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, हाँ भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो एक तरह से नंबर ऑफ टर्न्स पे वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करेगी। भाई ज्यादा लंबी कॉइल लेंगे तो रेजिस्टेंस भी सेम प्रोपोर्शन में ज्यादा हो जाएगा, ये कह रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, बाकी सारे टर्म्स पे करेगा डिपेंड। तो आगे यहाँ लिख देना, देखो नोट कर लो, कुछ डाउट है बताओ, बस इतना ही है थ्योरी में इसके। मतलब इतनी बातें हैं जो ध्यान से ध्यान ध्यान रखनी है। डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए। देखो इसमें करो एक क्वेश्चन, देखिए करिए क्वेश्चन, क्या आता है आंसर बताओ। आंसर इसका आएगा 4 × 10⁻⁻5। यूनिट क्या बनेगी इसकी? यूनिट बनेगी इसकी न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। हाँ न्यूटन मीटर रेडियन इनवर्स। करेक्ट, न्यूटन मीटर पर रेडियन। आ रहा है सभी का, बताइए, बोलिए कोई डाउट किसी को तो बताना है, या नहीं बताना है तो नेक्स्ट करो। सीधा सीधा उसमें फॉर्मूला यूज करना है। भाई 100 टर्न्स हैं, हर एक टर्न का एरिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मैग्नेट दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है कौन से करंट पे कितना है। तो इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, यूज NAB इंटू आई इज इक्वल टू सी थीटा। तो हमें सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ध्यान रखना थीटा हमेशा रेडियन में ही रखेंगे, मतलब अगर डिग्री में भी दिया होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, π/6 π/3 इस तरह से। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो।
इसका आंसर होना चाहिए 5.56 ओम। ठीक है ना, कैलकुलेट करोगे तो 50/9 आ रहा होगा। यस सर। लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है, एक फॉर्मूला हमें पुराना वाला इसमें यूज करना है, करंट में जो पढ़ा है। क्यों भाई? सबसे पहले क्या करो इसमें, यूजिंग NAB इंटू आई, तो आई को कर दो IG, तो यहाँ से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा थीटा नॉट, और थीटा नॉट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया हुआ है कितना, 0.2 रेडियन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.2 रेडियन का है। तो यहाँ से आप IG निकालो सबसे पहले, तो IG कितना आएगा, निकाला किसी ने, 0.1 एम्पियर आना चाहिए, बोलो। एंड देन हमारे पास फॉर्मूला है शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना चाहिए, तो IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG लगेगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 50/9 ओम आ रही है, 5.56 ओम। बोलिए, बताओ कहीं डाउट है तो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ये 82 जेई मेन में जो आया हुआ है, ये देखो 82, इसका आंसर 20 टेस्ला आना चाहिए। क्यों भाई, बताना है, ये हो गया। हम्म कॉइल को पैरेलल रखने के लिए कितना टॉर्क लग रहा है, तो कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसका मतलब है, ध्यान से समझना, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क की वैल्यू हम लोग लिखेंगे म्यू बी साइन 90। क्यों भाई, तो टॉर्क हमको दिया हुआ है 1.5, म्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी N इंटू A इंटू बी, और साइन 90 यानी 1, तो यहाँ से B निकल आएगा सीधे सीधे 20 टेस्ला। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बोलो क्लियर है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना है, छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बार मैग्नेट। ठीक है, देखो बार मैग्नेट भी एक तरह का मैग्नेटिक डाइपोल है। बार मैग्नेट को भी हम एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं, बस फर्क ये है, बार मैग्नेट में हम लोग करंट नहीं लेते हैं, बार मैग्नेट में बोलते हैं कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और जो फील्ड लाइंस हैं, अब देखो ध्यान से, फील्ड लाइंस वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अंदर भी चल रही होती हैं। क्यों भाई, मालूम है ये बात? फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के अंदर भी होती हैं, तो बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ऐसे समझो। तो ये बीच वाली लाइन तो चलो मान लो सीधे निकाल दी, बाकी लाइंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो वो इधर से घूम के वापस दूसरे एंड पे पहुंचेंगी, एंटर करेंगी। बताओ, इस बात में कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, अब है क्या, इस बार मैग्नेट को हम लोग अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले कॉन्सेप्ट से रिप्लेस करना चाहें, क्योंकि ये भी एक तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही है, बट होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करता है, जिनको हम लोग बोलते हैं मोनोपोल्स, यानी प्लस क्यू पे आके प्लस क्यू से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, माइनस क्यू पे फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही हैं। तो क्यों सोचा गया, क्यों ना इसको भी एक तरह से प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लिया जाए, जिससे थोड़े कैलकुलेशंस इजी हो जाए। तो क्या किया गया,
हालांकि प्रैक्टिकली एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन के लिए ऐसा एज्यूम किया गया। और क्या किया गया कि सपोज किया गया कि एक है प्लस एम और एक है माइनस एम, और इस m को हम लोग बोलते हैं, दिस m इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर पोल स्ट्रेंथ इसकी m है और दोनों प्लस m माइनस m के बीच में डिस्टेंस 2l है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू इक्वल टू m इंटू 2l। ठीक उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं हम लोग q इंटू 2l। बोलिए। ठीक है, और ये जो 2l है, दिस 2l इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। अब थोड़ा सा फर्क है मैग्नेटिक लेंथ और एक्चुअल लेंथ में। ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की मैग्नेट की, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। हालांकि अगर क्वेश्चन में मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो तुम्हें दोनों लेंथ सेम लेके चलनी है, बट प्रैक्टिकली मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में थोड़ा सा फर्क है। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लेंथ है दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। ध्यान रहेगा ये पॉइंट, बट ये भी ध्यान रखना कि यूज तभी करना है जब इसकी जरूरत पड़े। अदरवाइज मोस्टली जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसमें मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ को हम लोग सेम ले लेते हैं। मतलब ये 0.84 का फैक्टर दिया हो क्वेश्चन में तो ही यूज करना है, अदरवाइज नहीं यूज करना है। बोलिए। अब इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे निकालेंगे, हम लोग बोलते हैं ये अगर जैसे प्लस एम है तो प्लस एम की वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस की वजह से सपोज बी प्लस होगा, और इसको लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तुम ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा था। और उसी तरह से अगर माइनस एम है तो माइनस एम की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? क्यों भाई, डायरेक्शन किधर होगा? माइनस की वजह से टूवर्ड्स होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी बी माइनस की, और बी माइनस की वैल्यू होगी, वैल्यू यही बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो ठीक है, तो अगर हम इस डाइपोल को यूज करते हुए किसी जनरल पॉइंट पे निकालना चाहें तो कई सारे फॉर्मूले तो वही पुराने वाले एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे मान लें कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अगर हम इसके एक्सिस पे लार्ज डिस्टेंस पे निकालें इधर और इधर, देखो एक्सिस पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बताओगे कितना होगा? और इसको लिखेंगे 2 म्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना, ध्यान रखना जो आर लेंगे हम लोग वो इसके सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, जिसमें आर जो है वो लेंथ ऑफ मैग्नेट से कहीं बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम पी पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और इसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू माइनस म्यू अपॉन आर क्यू। माइनस इसलिए लगाया हुआ है, क्यों भाई किस लिए लगाया हुआ है? क्योंकि मैग्नेटिक का डायरेक्शन और म्यू का डायरेक्शन, जो म्यू वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होता है। डाइपोल का जो म्यू है वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ। ठीक है, जनरल पॉइंट पे निकालना होगा तो क्या करोगे मालूम है, ये लिखने की जरूरत है? बोलिए। यस सर। मालूम है ना? इसी तरह से अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो ये बाकी सारे फॉर्मूले वैसे ही हैं, माइनस ऑफ म्यू डॉट बी होगा, या अगर हमने इसको घुमाने में वर्क डन निकालना हो तो हो जाएगा डेल्टा यू के इक्वल, या फिर अगर हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख के थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दें तो ये ऑसिलेट होने लगेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या बनेगा? ये भी फॉर्मूला पुराना वाला है, याद है? आई अपॉन पीई लिखा था यहाँ, वहाँ पे हो जाएगा आई अपॉन म्यू बी। बोलिए।
ठीक है। तो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं बार मैग्नेट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये है कि कुछ बार मैग्नेट रखे हुए हैं और किसी आर डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग करके देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन जो आए हैं। देखो जैसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 48 है। देखो देखो इसको बाहर मैंने अपने ऊपर कोई जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उसमें किसी में डाउट है तो बताइए। देखो इसको करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। हम्म। सर जो मैग्नेटिक लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ बताए सर आपने, सर उसमें एक पोल तो पूरा ही नॉर्थ होगा ना, और एक पोल पूरा ही साउथ होगा, तो हाँ उसमें जियोमेट्रिक। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, प्रैक्टिकली जैसे ये फील्ड लाइन मैंने यहाँ से निकाली है, वो एक्चुअली यहाँ से नहीं निकलती है प्रैक्टिकली। इस बीच वाली तो सीधे निकलती है, बट ये यहीं से टर्न हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो उसका जो एन है वो एग्जैक्टली इसके फेस पे नहीं होता है, उससे थोड़ा सा अंदर होता है। उसी तरह से जो एस है वो थोड़ा सा अंदर होता है। तो जो एन और एस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअल डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मतलब ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा ही सा फर्क है ना। बट फिर से मैं कहूंगा कि जब तक मेंशन ना किया हो तब तक यूज नहीं करना ये फॉर्मूला। ओके सर। देखो देखो फोर्स तो निकालेंगे हम बाद में, पहले हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किधर आएगा। हम्म। अब देखो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों की वजह से लेते हैं। तो लेट से इसको बोल देते हैं मैग्नेट 1 और इसको बोल देते हैं मैग्नेट 2। तो जो B1 की वैल्यू होगी, क्या B1 इस डायरेक्शन में होगा, और B1 का मैग्नीट्यूड बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान से देखना, और इसको लिखेंगे 2m, क्योंकि डबल लिखेंगे ना, अपॉन आर क्यूब की जगह क्या आएगा, तो आर क्यूब की जगह d/2 का होल क्यूब आएगा। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 16m/d³ बनेगा। इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी। इसके बाद मैग्नेट 2 की वजह से पी पॉइंट पे, तो मैग्नेट 2 की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, अब इसका म्यू वेक्टर नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड B2 ऊपर की तरफ आएगा आएगा। और B2 की वैल्यू क्या होगी, तो B2 की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, अब ये इक्वेटोरियल है तो 2m पूरा पूरा आएगा अपॉन r³। तो ये भी क्या सेम ही आ जा रहा है ना। तो अगर ये बताओ B1 और B2 सेम आ जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या 45 डिग्री पे बनेगा, बताइए। और अगर हमने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में दी है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, V वेक्टर पैरेलल है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। कर पाए नहीं कर पाए बताइए। हम्म। बोलिए। हो गया ना। सभी लोगों से कोई डाउट है बताओ। एक के लिए वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है और एक के लिए वो पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में कहीं भी डाउट है बताइए। किसका डायरेक्शन, आवाज बहुत धीमे आ रही है आपकी। सर B2 सर जो डायरेक्शन बताया सर ऊपर की तरफ। हाँ, B2 ऊपर क्यों लिया, ये वाला जो मैग्नेट है इसका म्यू किधर होगा, इसका म्यू नीचे होगा, ये बताओ। और यस सर। इससे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो बी होता है वो म्यू के अपोजिट होता है। ठीक है आप। ठीक है ना। और देखो, ये देखो 84,
थोड़ा चैप्टर बड़ा है बट मोस्टली क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला बेस्ड ही है, कुछ और करना ही नहीं है। स्कोरिंग है फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो नेक्स्ट देखो 84, आंसर इसका डी आना चाहिए। बताना है या हो गया? सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड। हो गया सर। हो गया सर। 30 डिग्री विद फील्ड दिया है, टॉर्क दिया हुआ है, मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहली जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमको म्यू मिल जाएगा। क्यों भाई? भाई टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी साइन 30 में वैल्यू रख दो। टॉर्क हो गया 0.018, म्यू की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.06 और साइन 30 1/2। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा। एंड वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, तो ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो स्टेबल में यू की वैल्यू होती है प्लस म्यू बी, और अनस्टेबल में अनस्टेबल में यू की वैल्यू होगी प्लस म्यू बी, और स्टेबल में होगी माइनस म्यू बी। तो एक्चुअली आंसर 2 म्यू बी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये तो हो गया बार मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो बार मैग्नेट के बारे में बहुत पहले से ही पता था, क्योंकि बार मैग्नेट नेचुरली मिलता है। तो देखा गया कि भाई जब बार मैग्नेट अगर हम लेते हैं और उसको थ्रेड से सस्पेंड करते हैं, तो बार मैग्नेट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ही वो रुकता है। तो इससे ये नतीजा निकाला गया कि इसका मतलब है कि बाहर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन से है तो उसके बारे में भी अलग अलग थ्योरीज पहले पास्ट में आई थी। अभी फिलहाल हम लोग ये बोलते हैं कि अर्थ के जो कोर है, इन द कोर ऑफ अर्थ देर इज बहुत सारे मटेरियल्स हैं, मतलब मेटल्स हो गए, और वो मेटल्स इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि लिक्विड फॉर्म में है, और रोटेशन की वजह से वो भी रोटेट हो रहे हैं। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हैं, तो ऐसे समझ लो कि अर्थ के कोर में करंट कैरिंग कॉइल्स बन जा रही हैं, और उन करंट कैरिंग कॉइल्स की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम जब भी उस बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है उस पॉइंट में जाके वो स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो देखो जरा एक डायग्राम है, ये देखो। अब देखो अर्थ में क्या है, हम लोग जब मान लो हम लोग जहाँ रह रहे हैं इक्वेटर के थोड़ा ऊपर समझ लो, ठीक है, तो अगर हम लोग बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, ध्यान से समझना, तो ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, क्या ये इस तरह से अलाइन होता है कि बार मैग्नेट का जो एन है वो एन की तरफ जाता है, और बार मैग्नेट का जो एस है वो एस की तरफ जाता है? होता है नहीं होता ऐसा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बार मैग्नेट का जो म्यू वेक्टर है, बार मैग्नेट का जो म्यू वेक्टर है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होना चाहता है, क्योंकि वही उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब तुम ऐसे बताओ कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की जो फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल से ओरिजिनेट हो रही हैं और नॉर्थ पोल पे एंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ जो हम लोग बोलते हैं ना, इसमें दो तरह की नेमिंग करनी होगी, मैग्नेटिक अलग है और ज्योग्राफिक अलग है। ठीक है ना? एक है इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके अबाउट ये अर्थ रोटेट हो रही है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो बाइसेक्टर जैसा बन रहा है वो हमारा इक्वेटर हो गया। तो वो इक्वेटर हो गया जियोग्राफिक इक्वेटर। लेकिन जो ये एन है ये जियोग्राफिक नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेटिकली देखा जाए तो वहाँ साउथ है। अगर हम ये एज्यूम करें कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, तो वो मैग्नेट कैसा रखा होगा? तो मैग्नेट इस तरह से रखा होना चाहिए। तो इसके नेमिंग्स को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अलग अलग बुक्स जो हैं थोड़ा अलग अलग बोलती हैं। कुछ लोग इसी को मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं।
लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, बताइए। और जो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, यानी जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये मैग्नेट है, और जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कितना फर्क है? वो एंगल भी दिया हुआ है 11 डिग्री का। बोलिए। सबसे पहले डायग्राम सही से देख लो, इसमें जो नेमिंग्स लिखी हुई हैं उसके बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है वो जैसे दिख रहा है डायग्राम में वैसे बना हुआ है। तो नीचे से फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ऊपर जा रही हैं। हम लोग जब भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो हमारे नॉर्थ की तरफ दिखाता है। तो वो जो नॉर्थ है वो जियोग्राफिक नॉर्थ है। मैग्नेट देखा जाए तो साउथ बनेगा ना भाई, अपोजिट अट्रैक्ट होता है ना, क्यों भाई? यस सर। ठीक है ना। अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ध्यान से समझना। मान लो जैसे ये पॉइंट पी है और हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो होगा उसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें डिफाइन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हम लोग तीन टर्म्स का यूज करते हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम लोगों ने डिफाइन की हुई हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। सेकंड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसको बोलते हैं और डिप, मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। और तीसरी क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात समझना, अगर तुम्हें ये वाला पार्ट एक्चुअली में समझना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब विजुअलाइजेशन का खेल है। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये बताओ, कुछ बातों का जवाब देते जाओ तो पता चलता जाएगा कितना समझ में आ रहा है। देखो ये हो गई उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख रही है, और ये हो गई उसकी मैग्नेटिक एक्सिस। दोनों के बीच में कुछ फर्क है, मतलब दोनों कोइंसाइडिंग नहीं है, दोनों के बीच में 11 डिग्री का फर्क है। अच्छा ये बताओगे कि पी पॉइंट से पास होने वाला और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाला कितने प्लेन होंगे, कितने प्लेन्स बनेंगे ऐसे, बताओ। ऐसे कितने प्लेन होंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हो और पी पॉइंट से पास हो रहे हो। पी पॉइंट मतलब जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, बताइए। हाउ मेनी प्लेन्स विल पास थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट ऑन अर्थ, लेट्स से पी पॉइंट। So one. एक ही प्लेन होगा, बोलो। और ये जो प्लेन होगा इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। समझना ध्यान से पहले, जियोग्राफिक मेरिडियन कौन सा प्लेन है? जियोग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन which contains axis of rotation and a general point on earth। बताओ पहले, इतनी बात क्लियर? बोलिए। सेकंड पॉइंट, अच्छा अब बताओ मुझे, मैग्नेटिक एक्सिस, प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एंड पॉइंट पी, इन दोनों से पास होने वाले कितने प्लेन होंगे? तो इन दोनों से पास होने वाला भी एक ही प्लेन होगा, और उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। बोलिए। एक है ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक है मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब है प्लेन से, प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस एंड जनरल पॉइंट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड जनरल पॉइंट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। ये दो बातें क्लियर पहले यहाँ तक, बताओ। यस सर। अब मुझे जरा मेरे बात का जवाब देना, क्या अर्थ के ऊपर ऐसे कोई पॉइंट होंगे जहां पे दोनों प्लेन्स सेम हो जाएं? बोलिए।
क्या अर्थ के ऊपर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे वो दोनों प्लेन्स जो हैं कोइंसाइडिंग हो? बोलो। यस सर। भाई ऐसे बताओ कि जैसे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस है, अर्थ के सेंटर पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ऐसा एक प्लेन तो होगा ना जो दोनों स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा होगा। यस सर। एक प्लेन ऐसा जरूर होगा जो दोनों स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा होगा। मतलब अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर आएंगे जिन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन अलग अलग नहीं होंगे, एक ही प्लेन होगा। ठीक है, तो उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बोलते हैं डिक्लिनेशन की वैल्यू 0 है, क्योंकि डिक्लिनेशन का मतलब है, डिक्लिनेशन का क्या मतलब है? डिक्लिनेशन का मतलब है एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। हालांकि बाकी सारे पॉइंट्स पे दोनों चीजें अलग अलग बन जाएंगी, ठीक है ना। बाकी सारे पॉइंट्स पे दोनों अलग अलग प्लेन बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेन बनाया, ध्यान से देखना, जियोग्राफिक मेरिडियन, और एक है जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं डिक्लिनेशन। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन में या मैग्नेटिक मेरिडियन में? बताइए। पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा या ज्योग्राफिक मेरिडियन में होगा? बताओ भाई। भाई मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में होगा? उसी प्लेन में तो होगा जिस प्लेन में मैग्नेट एग्जिस्ट कर रहा है, कि किसी और प्लेन में होगा वो वेक्टर? तो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है ना कि वो मैग्नेटिक फील्ड ज्योग्राफिक वाले से कितना एंगल बना रहा है। तो ये हो गया पी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और ये वेक्टर कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करेगा? ये वेक्टर एग्जिस्ट करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन में। ठीक। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गया एक तरह से, ये डायरेक्शन हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। समझना ध्यान से, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना नीचे है। तो जितना एंगल नीचे है उसको हम लोग बोलते हैं डिप। अब है क्या, अर्थ के इक्वेटर, यानी ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये दिख रही है मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर वाले जो पॉइंट्स होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से नीचे होगा, और मैग्नेटिक इक्वेटर के जो नीचे वाले पॉइंट्स होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ होगा। तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ कंट्रीज उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं और कुछ कंट्रीज उसको डिप बोलते हैं। तो डिप और इंक्लिनेशन का मतलब समझ में आया? क्यों भाई? यस सर। तो अब मुझे एक बात का जवाब दो कि दिल्ली और चेन्नई में अगर हम डिप कंपेयर करें तो कहाँ पे डिप ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक डिप? बोलिए। तो तो दिल्ली में ज्यादा होगी डिप। में ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, कैसे पता करा? तो इक्वेटर के ज्यादा ऊपर है। जितना ऊपर जाएंगे। तो क्या ये भी बोल सकते हैं कि जब हम पोल्स पे पहुंचेंगे तो पोल्स पे डिप की वैल्यू क्या होगी? एट एट मैग्नेटिक 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो आई होप अब समझ में आ गया है तुमको ये बात। और अगर मैग्नेटिक इक्वेटर पे बोला जाए डिप की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। हम्म सर 0 डिग्री। इक्वेटर पे डिप की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो इसके दो नाम इसीलिए हैं, इंक्लिनेशन और डिप। बात समझ में आई? दो क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटर के नीचे वाले जो कंट्रीज होंगे, नीचे वाली जो जगह होगी, वहां पे वो लोग उसको इंक्लिनेशन बोलेंगे। जैसे नीचे मान लो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, क्यों भाई? और जो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर वाले कंट्रीज जितने भी पड़ेंगे, मतलब हम लोग भी ऊपर ही आते हैं, ठीक है ना, इंडिया, चाइना, ऊपर जो भी है, रशिया, तो उन सब के लिए वो डिप बनेगा। अभी क्लियर है?
अब बस इतनी बात क्लियर है, तो अब सब क्लियर है। तो अब ये बताओ कि इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं कितना होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? आपको बता लोगे? बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा? बी कॉस डेल्टा, बी साइन डेल्टा, डेल्टा, और bv की वैल्यू b। बी साइन डेल्टा। तो कहने का मतलब अगर हमें कुछ भी निकालना हो तो इन दोनों की हेल्प से फिर हम निकाल सकते हैं। tan डेल्टा निकालना हो या जो भी जैसे भी पूछा हो, tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan डेल्टा हो जाएगा bv अपॉन bh। बट मेन मुद्दा ये है कि ये सारे टर्म्स का मतलब क्लियर है ना? बोलिए। यस सर। ठीक है, देख लो एक बार, नोट करना है नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, अगर हमें किसी जगह खड़े हैं हम लोग और हमको थीटा मेजर करना है, तो कंपास से बता सकते हैं थीटा कैसे मेजर करेंगे? हमारे पास कंपास है, क्यों भाई? कंपास से थीटा कैसे मेजर होगा? नॉर्थ की साइड उसका पहले तो नॉर्थ करके फिर उसको सर वर्टिकल कर देंगे, वर्टिकल प्लेन पे। ये हमको थीटा मेजर करने की बात चल रही है, डेल्टा नहीं, डेल्टा की बात नहीं चल रही है। तो देखो हमें क्या करना होगा, कंपास जो डायरेक्शन दिखा रहा है, अगर हमने उस कंपास को ध्यान से समझना, उस कंपास की जो नीडल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, तो वो नीडल हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकती है, करेक्ट? तो वो नीडल कौन से डायरेक्शन में जाएगी? तो वो नीडल BH के ही तो डायरेक्शन में जाएगी। सर बताइए भाई। डायरेक्शन सीधे सीधे वो जो नीडल है वो BH के डायरेक्शन में जाएगी, तो जो BH का डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिक मेरिडियन से जितने एंगल पे होगा वो हमारे लिए थीटा बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो हम कंपास से ही बता सकते हैं। कंपास को अगर हम हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तो कंपास का जो नीडल है वो हमें BH के डायरेक्शन में जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उसको लेते हुए हम अगर एक प्लेन बनाते हैं, वर्टिकल प्लेन, तो वही प्लेन हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, इसके बाद क्या करो, अगर हमें डेल्टा मेजर करना है यानी डिप, तो अब उसी कंपास को उसी प्लेन में वर्टिकल कर दो। समझना ध्यान से, पहले उस कंपास को हमने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, अब हमने उसी कंपास को मैग्नेटिक मेरिडियन में वर्टिकल रख दिया है। तो बताओगे कि नीडल कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में होगी? बीवी के डायरेक्शन। बीवी के डायरेक्शन में नहीं होगी, बी के डायरेक्शन में होगी। यस सर, बी के डायरेक्शन में होगी। बी यस सर। होगी। सोच के ध्यान से, जब ध्यान से जवाब दो, समझना है तो फिर थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग, नहीं तो याद कर लो और क्या फॉर्मूले हैं। जब हमने उसको हॉरिजॉन्टल में रखा था तो उसके ऊपर बीवी का इफेक्ट नहीं था, करेक्ट? तो उसके ऊपर सिर्फ BH का इफेक्ट था, तो वो BH के डायरेक्शन में है। अब हमने उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है तो इट इज फ्री टू रोटेट इन मैग्नेटिक मेरिडियन एनीवेयर। तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगी? इट विल गो इन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन से वो नीडल कितना नीचे है, तो वही हमारे लिए डिप बन जाएगा। तो उसी कंपास को हम लोग बोल देते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल का मतलब ये है, इट इज सिंपली अ कंपास केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। अगर कंपास को वर्टिकल प्लेन में रख देते हैं तो ये बन जाता है डिप सर्कल, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बताओ, तो डिप मेजर करने के लिए हम लोग डिप सर्कल यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि अगर हम लोग डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में रखते हैं तो हमको एक्चुअल डेल्टा मिलेगा, लेकिन अगर हम उस डिप सर्कल को किसी और प्लेन में रखेंगे तो हमें एक्चुअल डेल्टा नहीं मिलेगा। तो उस पर थोड़ा सा एक ट्विस्टेड क्वेश्चन बनता है छोटा सा। तो अब इसमें एक बात ये देखना, नीचे लिख देंगे कि व्हेन डिप सर्कल इज प्लेस्ड इन some plane other than
अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जरा बताओगे कि ये जो नीडल होगी वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? क्यों भाई? तो मैं यही वाला डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ, बस उसको ज्योमेट्रिक मेरिडियन हटा दूंगा। ज्योग्राफिक मेरिडियन हटा दो। मान लेते हैं कि वो जो दूसरा वाला प्लेन है वो कोई जनरल प्लेन है, ठीक है, और हमने उस प्लेन में कंपास रखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो BH है, समझना ध्यान से, इस BH का इस प्लेन में कितना इफेक्ट है, और BH का इस प्लेन में जो इफेक्ट होगा वो होगा BH डैश, ठीक है। तो वो जो नीडल है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, वो BH डैश और BV के डायरेक्शन में जाएगी, रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। बात समझ में आई? अगर उसको हमने मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है तो वो डेल्टा के डायरेक्शन में जाएगी, बी के डायरेक्शन में। बट अगर हमने उसको किसी और प्लेन में रखा हुआ है तो उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसके रिजल्टेंट के लॉन्ग जाएगी। तो उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लिखेंगे? तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि जो BH डैश होगा वो होगा BH cos थीटा, क्यों भाई? और BV, यस सर। तो BV रहेगा ही। तो इससे जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ना वो डिप सर्कल्स का ये डेल्टा डैश कहलाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट डिप। एपरेंट डिप इसलिए क्योंकि ये करेक्ट डिप नहीं है। तो ये बताओ एपरेंट डिप की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्या इसको लिख सकते हैं tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू BV अपॉन BH डैश, एंड दिस इज इक्वल टू BV अपॉन BH cos थीटा। और BV अपॉन BH क्या था? BV अपॉन BH था एक्चुअल डिप और अपॉन cos थीटा। तो अगर ज़्यादा विजुलाइज नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना। डेल्टा डैश जो है वो एपरेंट डिप है, डेल्टा जो है वो एक्चुअल डिप है, और थीटा कौन सा एंगल है? क्यों भाई? थीटा कौन सा एंगल है? थीटा वो एंगल है जिस प्लेन में हमने डिप सर्कल को रखा हुआ है, यानी इट इज नॉट मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा होता तो डेल्टा की वैल्यू एक्चुअल निकल के आती, थीटा उस केस में 0 आएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार घुमा फिरा के, तो ये एक बात समझनी पड़ेगी। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर है? हम्म, देखो इस पे जैसे क्वेश्चन करते हैं, ये देखो 61, 61 बार मैग्नेट टाइप का ही है क्वेश्चन, देखो करो ट्राई। बाकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसका आंसर सी आना चाहिए, बताना है। हो गया? हो गया सर। और एक करके देख लो। 39 देखो, हालांकि 39 का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बार मैग्नेट का ही क्वेश्चन है वो। 39 देखो। 61 देख लो जिनका नहीं हुआ। मैग्नेटिक कंपास नीडल oscillates 30 times per minute at a place where dip is 45 and 40 times per minute where dip is 30 degree. B1 and B2 are the respectively total magnetic field at the two places. यानी हमने उस कंपास को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं? टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट I अपॉन म्यू बी, और अगर हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है तो बी की जगह BH हो जाएगा, क्यों भाई? और टाइम पीरियड को क्या हम लोग 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं?
तो यहाँ से आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो अंडर रूट ऑफ बी एच के प्रोपोर्शनल है। तो पहली बार फ्रीक्वेंसी 30 दी हुई है, तो 30 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ बी एच की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले केस में आ जाएगी B1 cos 45। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरा हो जाएगा 40 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ B2 cos 30। तो ये वैल्यू हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो इनको डिवाइड करने से आ जाता है क्यों भाई? इनको डिवाइड करने से आ रहा है आंसर, बताइए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए फिर 39। बताइए, आंसर इसका ए आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। इक्वेटर पे वैल्यू दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, देन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ अर्थ विल बी नियरली। तो सीधे सीधे इक्वेटर पे निकाल सकते हैं। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू म्यू अपॉन आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह आर क्यूब हो जाएगा बस। ठीक है, बोलिए। सर हाँ बोल। वो तो सर हम लोगों ने तब पढ़ा था ना सर, मैग्नेटिक लेंथ सर बहुत छोटी होती है जब। हाँ सर यहाँ पे तो सर जो हम लोग बार मैग्नेट एज्यूम कर रहे हैं वो तो पूरे अर्थ के डायमीटर पे होगा ना, ऐसा मानेंगे। अब देखो वो बात, सारी बातें सही है, बट उतना अप्रोक्सीमेशन लिया गया है क्योंकि इसने और तो कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये समझो। क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, कई बार वो अप्रोक्सीमेशन को सही से मेंशन कर देते हैं और कई बार मेंशन नहीं करते हैं। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है क्या इसको अटेम्प्ट करने का, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह तो दी नहीं हुई है। बट मैग्नेट का हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट डायमीटर के ऑर्डर का होगा, बट मैग्नेट डायमीटर के बराबर होगा ये तो नहीं बोल सकते ना। तो जब तक हमें कुछ और डिस्टेंसेस ना दी हो तब तक हम उसको प्लस एम माइनस एम से नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं। ठीक है, और लिखा भी है नियरली ऑफ द ऑर्डर, तो ऑर्डर तो उतना ही रहेगा ना, ऑर्डर में कहाँ चेंज आएगा, वैल्यू में मान लो चेंज आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक लास्ट पॉइंट जो इसमें बचा हुआ है मैग्नेटिज्म में, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, देखो मैग्नेटिक मटेरियल से हमारा मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल्स जिनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। और ये प्रोसेस काफ़ी कुछ पोलराइजेशन जैसा है, मतलब पोलराइजेशन से मिलता जुलता है। मतलब जैसे अगर हमने कोई भी मटेरियल लिया है, समझना ध्यान से, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक हैं ये बात मालूम है तुमको, क्यों भाई, ये नहीं मालूम है? पता है सर। ये सर है कुछ। है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कुछ मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन तो है ही है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, अब ऐसे देखो कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितने भी डाइपोल होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे डाइपोल रैंडमली अरेंज होंगे। बोलिए, होगा ऐसा? सारे के सारे डाइपोल रैंडमली अरेंज होंगे। तो भाई अगर हमसे कहा जाए कि क्या इसका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या, अगर हम इसके अंदर कोई भी एक वॉल्यूम कंसीडर करें और हम बोलें कि भाई इस वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड है या इस वॉल्यूम के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो हम किसी भी वॉल्यूम में अगर हम म्यू नेट निकालेंगे तो उस म्यू नेट की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि अभी ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो जरूर मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन रैंडमली अरेंज होने की वजह से इसका खुद का कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है इसके अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का 0 है। लेकिन अगर हम इसी केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बोलिए। सर इसमें डायपोल्स कैसे आए?
अरे बेटा, अभी तो मैंने पूछा कि तुमको पता है केमिस्ट्री में कि कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल हैं, तो तुम तब नहीं पूछा तुमने। अरे उसके जो आउटर निकालते तो हो केमिस्ट्री में इतना, क्या बोलते हैं उसको, पैरामैग्नेटिक, डाइपोल। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, नहीं सुना है? वो जो इलेक्ट्रॉन वो तो हाँ। रिवॉल्व है, उन इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन से करंट जनरेट हो रही है, और उस करंट की वजह से वो मटेरियल जो है मैग्नेटिक मटेरियल कहला रहे हैं। अब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या होगा कि ये सारे के सारे जो डाइपोल हैं, अब सारे होंगे कि नहीं होंगे वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है, बट हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि अब ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो गया है। समझना बात को, ठीक है ना? अब ये मटेरियल कैसा हो गया है, अब ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है। तो अब अगर हम इसके अंदर कोई भी एक वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, और उस वॉल्यूम में हम लोग निकालते हैं नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, समझना ध्यान से, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, और इस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को हम लोग, इस मैग्नेटाइजेशन को हम लोग एम वेक्टर से डिनोट करते हैं। देखो, यानी एम वेक्टर की वैल्यू लिखनी होगा इसको, तो ये बन जाएगा एम वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नेट, म्यू क्या था, डाइपोल मोमेंट, एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये पहला पॉइंट है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? यूनिट कितना बनेगा, ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ म्यू, म्यू का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेकिन यूनिट ऑफ एम जो है, यूनिट ऑफ एम जो है ये बनेगा एम्पियर पर मीटर। बताओ, क्लियर यहाँ तक? बोलिए, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? ठीक है। अब ऐसे सपोज करो कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया हुआ है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अब देखो देखा जाए तो इसकी जो भी वैल्यू हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जनरेट हुआ है, ध्यान से समझना, करंट की वजह से अगर जनरेट हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये म्यू नॉट टाइम्स सम कांस्टेंट होगा। बोलो, और ये कांस्टेंट जो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन करंट आई। ये बताओ, मान लो जैसे कोई सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, क्या म्यू नॉट एन आई लिखते हैं? ये बताओ, म्यू नॉट एन आई लिखते हैं? तो एन आई वो कांस्टेंट हो गया। या इनफाइनाइट वायर की वजह से लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, तो म्यू नॉट हटा दो तो आई अपॉन 2πd क्या बन जाएगा, तो आई अपॉन 2πd वो कांस्टेंट बन जाएगा। यानी उस कांस्टेंट में ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें आएंगी और करंट आएगा। तो देखो ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग एच वेक्टर लिखते हैं, और इस एच वेक्टर को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दिस एच वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी इस एच वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और खास बात यह है कि ये जो एच वेक्टर है, इस एच वेक्टर का भी जो यूनिट है ये एम्पियर पर मीटर ही आएगा, मतलब इट इज सिमिलर टू एम वेक्टर। एक्चुअली एम वेक्टर निकाला है तो एम वेक्टर जैसा ही मिलता जुलता सेम डायमेंशन का एक और क्वांटिटी डिफाइन किया गया जिसको हमने बोला एच वेक्टर। ध्यान रखना, एच वेक्टर करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और एम वेक्टर मैग्नेटाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं कि अब ये बताओ कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, क्या दोनों का रिजल्टेंट होगा? बताइए यस और नो।
अभी तक केवल एक्सटर्नल फील्ड था, डाइलेक्ट्रिक की तरह ही है ये। अब दोनों की वजह से रिजल्टेंट आएगा वहां पे। अब ये जो बी एक्सटर्नल है, बी एक्सटर्नल को हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट एच वेक्टर, एंड सिमिलरली बी एम को लिखते हैं म्यू नॉट इंटू एम वेक्टर। मतलब एम की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एम है, एच की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एच है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो निकल के आएगा सिंपली म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ठीक है। और एक खास बात इसमें लिखेंगे, वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट एम वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। अभी बताओ कि एम किसकी वजह से जनरेट हुआ, मतलब मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वजह क्या है उसके पीछे। तो क्या एक तरह से बोल सकते हैं कि वजह तो एक्सटर्नल फील्ड है, और एक्सटर्नल फील्ड का मतलब है एच वेक्टर है। तो ये जो एम वेक्टर है ये एच वेक्टर के प्रोपोर्शनल भी होगा। जनरेट तो उसी की वजह से हुआ ना, जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, एच वेक्टर उतना ही, एम वेक्टर उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एम वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच वेक्टर। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एम वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग, ग्रीक सिंबल है जाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। एंड दिस इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। दिस इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी। ठीक है। और ये ससेप्टिबिलिटी अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यू रखेगी। इस ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू निकल के आएगी। एक तरह का डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये। तो अगर ये एच 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 एम वेक्टर की जगह ये रख दें तो यहाँ से हमको मिलेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ब्रैकेट, ध्यान से देखना, एच वेक्टर प्लस जाई टाइम्स एच वेक्टर। देखो तो ये बन जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस जाई और इंटू एच वेक्टर। और ये जो 1 प्लस जाई है इसको बोल देते हैं म्यू आर, एंड म्यू आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, म्यू आर इज 1 प्लस जाई, और ये जो जाई की वैल्यू है ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रहेगी। ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये 0.05 0.09 इस तरह से बनेगी। डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये बहुत ज्यादा होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है। तो जो जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो मैंने सारी यहाँ आपको बता दी हैं, एक बार देख लो। मतलब जिन पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं ज्यादातर। देखो यहाँ तक क्लियर है ये बात। एच वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होगा करंट की वजह से। बोलिए। इसमें मैं कुछ पेजेस भेज दूंगा अलग से, उनको आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत सारे चीजें छोटे, अब किस थ्योरी पॉइंट पे क्या क्वेश्चन बन जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। हालांकि जो पूछा गया है अभी तक ज्यादा नहीं पूछा गया है। एक पॉइंट और इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
and that is hysteresis loop. हिस्टेरेसिस लूप, और ये जो हिस्टेरेसिस लूप है ये हम लोग ड्रॉ करते हैं फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे अगर हम लोग ये 3 अलग अलग मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लूप बना है, ठीक है, देखो जब हम आयरन है जैसे कि मान लो, ठीक है, और उस आयरन को अगर हम लोग एक तरफ है इस पे m वेक्टर और एक तरफ है h वेक्टर, ये जो B0 लिखा हुआ है ये B0 कह दो या h कह दो, मतलब h हो गया जो हम लोगों ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, और m हो गया जो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन। तो अगर हम लोग मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें h की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो इस एरो के अलोंग चेंज होता है। मतलब जब 0 से स्टार्ट होगा पहली बार, तो 0 से मतलब शुरू में मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो धीरे धीरे h बढ़ाते हैं तो m बहुत तेजी से बढ़ता है। तो शुरू में तो m तेजी से बढ़ेगा लेकिन उसके बाद फिर वो m और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो अगर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो उसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो उसके बाद ये ग्राफ सीधे ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर हम उससे उसको वापस पीछे लेके आते हैं, मतलब अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हैं तो भी क्या होता है कि जब वापस पीछे लाते हैं तो ये इसी लाइन के लॉन्ग वापस नहीं आता है, बल्कि वापस आते समय वो ये वाली लाइन फॉलो करता है, ये वाली लाइन। तो क्या होगा कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 भी कर देंगे, मतलब h की वैल्यू 0 भी कर दे रहे हैं, तब भी इस पॉइंट पे m की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। ठीक है ना, m की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, और ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज कॉल्ड, क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी बोलो या रिमेनेंस बोलो, बेसिकली इट इज रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग इन द मटेरियल। और अगर हमें इस रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल करना है तो हमें h को अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, मतलब उसको अपोजिट अलाइन करना होगा, तो ये रेमिनेंस उसका कैंसिल होता है। तो जिस वैल्यू पे ये कैंसिल होगा ये वैल्यू कहलाती है कोएर्सिविटी। तो हमें ये दो बातें समझ लेनी है, व्हाट इज रिटेंटिविटी एंड व्हाट इज कोएर्सिविटी। रिटेंटिविटी इज मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग इन द मटेरियल एंड कोएर्सिविटी इज टू कैंसिल द रिटेंटिविटी, जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी। ठीक है ना, कौन सा लूप से हमें क्या बनाना चाहिए वो भी इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप देख लो पढ़ के बताओ। ठीक है ना, बाकी मैं पैकेज के कुछ पेजेस भेजूंगा, आप उनको एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस होंगे वो तो फॉर्मूले से हो जाएंगे, बट थोड़ा समझने के लिए एक बार पढ़ लेना। ठीक है, बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड में फिर इतना ही है, ठीक है।